हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2020-21 के लिए ये मॉडल पेपर है नागरिक शास्त्र का। तो इसमें देखिए सबसे पहले समय है 3 घंटे 15 मिनट और 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, निर्धारित समय है और सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य हैं। निर्देश में देखिए ऐसे ही पेपर में भी रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है, 11 से 20 तक अति लघु है जो कि 10 शब्दों में यानी एक वाक्य में उत्तर को देना है और प्रश्न संख्या 21 से 26 लघुत्तरीय फर्स्ट करके है जो कि 50 शब्दों में उत्तर को लिखना है। 27 से 30 क्वेश्चन नंबर जो है वो लघुत्तरीय सेकेंड है जो कि 100 से 125 में शब्दों में उत्तर को लिखना है और 31 और 32 जो नंबर का क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरीय है जिसका उत्तर जो है 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इनके प्रश्न के आगे उनके नंबर अंकित किए गए हैं यानी कि छपे हुए हैं। अब इसमें देखिए पहले क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश नाटो में शामिल है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी ये सभी जो है नाटो में अमेरिका द्वारा जो सैनिक गठबंधन का गुट है इसमें नाटो में, तो ये सभी देश शामिल है, इसीलिए उत्तर क्या है, उक्त सभी पर टिक लगेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। और अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन या पतन या अंत किस वर्ष हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। और अगला प्रश्न है 25वां आसियान सम्मेलन कब हुआ। 25वां आसियान सम्मेलन 2014 में हुआ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है। तो दक्षिण एशिया में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान ये इसमें जो है ऑप्शन ये सभी देश पड़ते हैं, इसीलिए द नंबर पर जो है उपर्युक्त सभी इस पे टिक लगाएंगे आप। अगला प्रश्न है पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब हमला किया या आक्रमण किया। 20 अक्टूबर 1947 को। और अगला प्रश्न है जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। और अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः या मुख्य रूप से किस बात पर जोर दिया गया या बल दिया गया। तो उद्योग पर दिया गया, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था, द्वितीय में उद्योग पर। अगला प्रश्न है भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने का निम्न में से क्या कारण है। तो उपर्युक्त सभी कारण हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना भी उद्देश्य है, पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है, इसलिए भी भारत परमाणु नीति को अपनाने में जो है जोर दे रहा है, शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, इसीलिए यहाँ दा वाला जो उपर्युक्त सभी इस पे टिक लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 ये देखिए पंजाब समझौता कब हुआ। 1985 में। फिर उसके बाद देखिए शुरू होता है लघुत्तरीय प्रश्न 11 से। तो जो 11 नंबर का प्रश्न है वो ये है कि नाटो, सीटो और सेंटो नामक सैनिक गठबंधनों का निर्माण किस गुट ने किया था। तो सीटो या नाटो, सीटो और सेंटो जो सैनिक गठबंधन के गुट हैं इनका निर्माण अमेरिका ने किया था। इसके बाद देखिए फिर प्रश्न है देखिए संरक्षणवाद द्वारा पैदा हुई किसी एक समस्या का उल्लेख कीजिए। तो संरक्षणवाद यानी सुविधा देना, तो जिस तरह से शॉक थेरेपी को पश्चिमी देशों के द्वारा अपनाया गया था सोवियत संघ पर कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, तो इस परिस्थिति में एक समस्या उत्पन्न हुई थी। समस्याएं कई हुई थी लेकिन मुख्य रूप से जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला था, या इसके माध्यम से संरक्षणवाद की परिस्थिति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, तो ये समस्या है। इसके बाद प्रश्न है एनडीए में शामिल या सम्मिलित किन्हीं 4 दलों के नाम बताइए। तो 4 दलों के नाम बताने हैं इसमें एनडीए में शामिल। पहला है जनता दल, दूसरा है शिरोमणि अकाली दल, तीसरा लोक जनशक्ति पार्टी और चौथा है अपना दल। उसके बाद प्रश्न है चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई। तो चीन में खुले द्वार की नीति या जो है ओपन डोर या मुक्त द्वार की नीति भी इसको कहा जाता है, तो इसकी घोषणा 1978 में की गई थी चीन में। और अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई पर
पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था, जो कि 1972 में उत्तराखंड राज्य में जो है हुआ था। अब देखिए उस समय ये हिस्सा उत्तर प्रदेश ही था, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का गठन सन 2000 में हुआ है। और इसके बाद देखिए प्रश्न है, यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोरारजी देसाई कितने समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक, यानी कि 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। और अगला प्रश्न है, जन आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए ऐसा आंदोलन जो लोगों की किसी समस्या या जनता की भलाई के लिए चलाया जाए, उसी को जन आंदोलन कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न है 19 नंबर पर, पूर्वोत्तर भारत में 7 छोटे छोटे राज्य क्यों बनाए गए? तो भारत के विभाजन के बाद पूर्वोत्तर या पूर्व और उत्तर के इलाके अलग थलग पड़ गए थे, और उनकी आर्थिक जो है स्थिति को मजबूत बनाने के लिए या आर्थिक विकास उनका रुक गया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए 7 छोटे छोटे राज्यों को बनाया गया, जिनको 7 बहनों का नाम दिया गया। यानी कि भारत के पूर्व और उत्तर की दिशा की तरफ जो 7 छोटे छोटे राज्य हैं, उनको 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि देखिए असम है, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इनको 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट कब किया? तो 1998 में किया। इसके बाद फिर शुरू होता है, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है फर्स्ट करके। अब इसमें देखिए 21 नंबर पर प्रश्न है, ये 5 नंबर का है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है फर्स्ट करके, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है। पहला इसमें देखिए 21 नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि शांति सेना क्या थी और इससे सफलता क्यों नहीं मिली? तो 1987 में 1987 में भारत श्रीलंका के बीच समझौते के अनुसार ये हुआ था कि भारत ने लिट्टे के खिलाफ, लिट्टे एक समूह था तमिल संगठन का, जिसका जो सरगना या नेता कह लीजिए जो था, लिट्टे संगठन का जो नेता था उसका नाम था वेल्लू पिल्लई प्रभाकरण, और उसने एक तरह से तमिलों के लिए आंदोलन चलाया, तमिलों को उनके अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ जो है सिंघलियों के द्वारा काफी अत्याचार किए जा रहे थे। और इसीलिए ये हुआ कि जो है भारत ने लिट्टे के खिलाफ अपनी सेनाएं भेजी श्रीलंका में, जिसे शांति सेना कहा गया। लेकिन धीरे धीरे ये जो सेना थी, ये श्रीलंका में इसके खिलाफ विरोध होने लगा, और 1989 में ये शांति सेना भारत वापस आ गई। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो 1990 में जाफना से भारतीय सेना का जब वापस आ गई 89 और 90 के बीच में, तो यही जो सेनाएं भारत से गई थी सुरक्षा के लिए जो है, उन्हीं को शांति सेना का नाम दिया गया। और इनको सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि भारतीय सेना केवल जो है शांति के लिए गई थी, वहां पर शांति स्थापना के लिए कोई युद्ध की तैयारी करके वहां तो गई नहीं थी। लेकिन वहां पर जो लिट्टे के लोग थे, लिट्टे दल के जो लोग थे, इन लोगों ने भारतीय सेनाओं के ऊपर काफी जो है गोरिल्ला प्रणाली, यानी कि छापामार प्रणाली जिसको कहा जाता है, छिप करके वार करना, और इस तैयारी से जो है भारतीय सैनिकों पर काफी जो है प्रहार किया। और भारतीय सेना लड़ाई के इरादे से वहां नहीं गई थी, ना तो पूरी तैयारी के साथ गई थी, और इसी कारण भारतीय शांति जो सेना जो भारत से गई थी श्रीलंका में जाफना में, उसको सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद देखिए प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, यहाँ केवल 4 का नाम पूछा गया है।
तो 4 का पूछा गया है तो आप 4 लिखिए। पहला देखिए महासभा, जिसको साधारण सभा भी कहा जाता है, फिर है सुरक्षा परिषद, और तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और चौथा सचिवालय। इसके बाद देखिए प्रश्न है, इसके बाद देखिए 24 नंबर पर प्रश्न है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का संबंध भारत से है, क्योंकि भारत का ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में जो बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, नामकरण हुआ, इसी को द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है, जो कि धार्मिक स्थिति के आधार पर हुआ था। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न है कि नक्सलवादी आंदोलन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो इसमें देखिए कि पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके यानी कि दार्जिलिंग के जो नक्सलवादी पुलिस थाने के क्षेत्र में 1969 में एक किसान विद्रोह हुआ, और इसी आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग नक्सलवादी आंदोलन ने, जो धनी संपन्न जो भूस्वामी थे, उनसे जो है भूस्वामियों से, मालिकों से जबरदस्ती बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब और जो ऐसे लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी उनको दे दिया। और इस आंदोलन के बाद जो है इसके जो समर्थक थे, हिंसा का प्रयोग वो बाद में करने लगे, और आदिवासी निर्धनों में ये आंदोलन तेजी के साथ बढ़ा। फिर अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो इसमें देखिए कि हरित क्रांति का मतलब है कि कृषि उत्पादन से होने वाली मतलब एक भारी या अधिक बढ़ोतरी, जो कि कृषि की नई नीति के अपनाने से हुई हो। और हरित क्रांति 1968 में होने वाली उन मतलब चकित कर देने वाले बदलावों के लिए प्रयोग में जो लाया जाता था, जो भारत में खाद्यान्न उत्पादन में हुआ, और अब भी ये जारी ही है। और हरित क्रांति से न केवल आर्थिक और सामाजिक बल्कि राजनीतिक ढांचा भी प्रभावित हुआ है। तो ये हो गया 26 नंबर तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट करके। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। अब इसमें 27 नंबर पर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना यानी कि बनावट का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। स्थायी और अस्थायी सदस्यों को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में जो है 5 स्थायी देश सदस्य हैं और 10 अस्थायी देश सदस्य हैं। तो उन्हीं देशों को जो विशेष अधिकार मिला है उनको यहाँ उनमें अंतर स्पष्ट करना है। तो अब बाकी इधर जो प्रश्न है उनका उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे क्या वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी ये जो प्रश्न बच रहे हैं इनका उत्तर मैं अलग से बता दूंगी वीडियो में। फिर देखिए 28 नंबर पर है, शाक थेरेपी के 4 परिणाम लिखिए। और 29 पर है, भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। फिर इसके बाद देखिए ये यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है कि क्षेत्रवाद क्या है, यह भारत की राज्य व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है। 6 नंबर का है। फिर शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 31 नंबर पर, और ये 8 नंबर का है, जो कि आपको 250 शब्दों में लिखना है। भारत चीन संबंधों पर प्रकाश डालिए। फिर अथवा लगा हुआ है, अथवा यानी कि अगर ये भारत चीन संबंधों पर प्रकाश डालिए इसका उत्तर आपको नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। वैश्विक पर्यावरण को बिना हानि या नुकसान पहुंचाए आर्थिक विकास करने की विभिन्न देशों के सामने एक चुनौती है। इस कथन को उदाहरण सहित न्यायोचित ठहराइए। इसका उत्तर अगर आपको पता है तो अथवा लगा है उसको चाहे करिए, चाहे ये वाला कर लीजिए। फिर इसके बाद देखिए 32 नंबर पर प्रश्न है, दलित पैंथर्स की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। 8 नंबर का है। अगर आपको ये 32 नंबर का ऊपर वाला प्रश्न नहीं पता है उत्तर, तो अथवा लगा है नीचे, जम्मू कश्मीर की समस्या का वर्णन कीजिए। मतलब दोनों में से अथवा लगा हुआ है 2 प्रश्न के बीच में से, तो जो आपको पता है उसका उत्तर आप लिख लीजिए। 8 नंबर का है, इसको 250 शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से कुल मिला करके जो है 32 प्रश्न होंगे, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही है कि किस तरह से रहेगा। अब उत्तर लिखने के तरीके को अगर हम देखें तो बहुविकल्पीय वाला, जिससे कि ये वाला है बहुविकल्पीय वाला,
तो आप इसको कॉपी में साफ सुथरा ढंग से अच्छे से पहले बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1, आप इस तरह से भी उत्तर लिख सकते हैं। उक्त सभी यानी कि ये जो पहला प्रश्न है इसमें दा वाला सही है, तो ये मेथड भी आप अपना सकते हैं। नहीं तो इस तरह आप लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1, 4 ऑप्शन उतार के, और ये दा वाला सही है इसलिए इस पे टिक लगा सकते हैं। और इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1 और 4 ऑप्शन उतारने के बाद आप उत्तर डाल के उक्त सभी। तो इस वीडियो में मैंने संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया है, क्योंकि विस्तृत में क्या है वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, तो इसमें आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।